जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादबेंद स्मार्ट क्लासेज में। मैं अखिल आपके लिए फिर एक हिस्ट्री की नई वीडियो लेके आया हूं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था हुमायूं। हुमायूं हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हुमायूं को कंप्लीट करने के लिए आपके साथ फिर से मैं हाजिर हूं। दूसरा, हिस्ट्री की क्लास आपको अभी तक 2 ही क्लास मिल पाई थी। कुछ कमियों की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से आपको प्रॉपर क्लास नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब फिर से उस सीरीज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हिस्ट्री की जो क्लास होगी आपके लिए वो प्रॉपर स्टार्ट होंगी, प्रॉपर क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री की क्लास में आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला था, तो उसी को देखते हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात फिर आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। हमारा यूपी पुलिस का जो बैच चल रहा है, जुनून बैच, आपके लिए वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। तो उस बैच से आप लोग जुड़िए और यूपी पुलिस के लिए अपनी एक सीट को कंफर्म कीजिए और वर्दी जो है अपनी वो उसकी इच्छा जो है पूरी कीजिए वर्दी लेने की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक था हमारा हुमायूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हुमायूं तक। और थंबनेल भी आप देख पा रहे होंगे कि टॉपिक हमारा क्या है, हुमायूं। आगे हुमायूं में हमने कहां तक पढ़ा था? हुमायूं हमने ये पढ़ा था कि हुमायूं ने एक चुनार, दूसरा रोहतासगढ़, दोनों किलों पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद होता क्या है हुमायूं का, देखिए आप लोग। हुमायूं ने 1538 में हुमायूं ने 1538 में हुमायूं ने शेर खान पर आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया? शेर खान पर आक्रमण किया। ये 1538 की बात कर रहे हैं हम, 1538 की बात कर रहे हैं कि हुमायूं आक्रमण करता है किस पे? शेर खान पे। और शेर खान को इस आक्रमण में हुमायूं क्या कर देता है? हरा देता है। यानी इसमें शेर खान क्या करता है? हार जाता है। लेकिन शेर खान जब हार जाता है तो शेर खान अपने आप को वहां पे हारा हुआ महसूस न करके अपनी एक और तैयारी मजबूत करता है। क्योंकि शेर खान जो चाहता था वह भारत का राजा बनना चाहता था, और शेर खान जो था वह एक बहुत ही शक्तिशाली राजा बनना चाहता था। तो शेर खान अपनी तैयारी को बराबर शुरू करता है कि क्योंकि वह जानता था कि हुमायूं भारत का उस समय सबसे शक्तिशाली शासक है और हुमायूं से निपटना उतना आसान होगा नहीं। इसीलिए 1538 में 1538 में हुमायूं ने जब आक्रमण किया शेरशाह पे, तो शेरशाह हार जाता है और हुमायूं वहां से बंगाल की तरफ बढ़ जाता है। शेरशाह जानता था कि हुमायूं बंगाल में ज्यादा दिन रुकेगा नहीं, बंगाल से फिर वापस होगा, और बंगाल से जब हुमायूं वापस होगा तो वहां पे हुमायूं को घेरा जा सकता है और घेरने के साथ हुमायूं पे आक्रमण करके उसको हराया जा सकता है। इसी तैयारी में शेरशाह लग जाता है। और हुमायूं की सेना जब बंगाल से वापस होती है तो सेना के जो लौटने वाला रास्ता था, उस लौटने वाले रास्ते पे हुमायूं ने अपनी सेना को भेज दिया, सॉरी शेर खान ने अपनी वहां पे सेना भेज दी। कि हुमायूं को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शेर खान आगे ऐसा भी कर सकता है कि जब हम बंगाल से वापस होंगे तो रास्ते में हमें शेर खान के द्वारा घेर लिया जाएगा। हुआ ऐसा ही कि शेर खान ने हुमायूं को क्या किया? घेर लिया। और घेरने के बाद दोनों के बीच में जो युद्ध होता है वो कौन सा होता है? तो 1539 में हुमायूं और शेर खान के बीच में कौन सा युद्ध होता है? बैटल ऑफ चौसा। कौन सा युद्ध होता है? चौसा का युद्ध। ये कब होता है दोस्तों? 1539 में। और आप ये भी बात याद रख लें कि चौसा जो पड़ता है वो कहां पे है? बिहार में, ठीक है। यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ? यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो यह युद्ध हुआ था शेर खान और हुमायूं के बीच में। किसके बीच में हो रहा है? शेर खान, दूसरा जो है वह है हुमायूं। इस युद्ध को शेर खान जीत जाता है। कैसे जीत जाता है आप लोग ये भी थोड़ा समझ लें कि बिहार में एक गंगा नदी और दूसरी है दोस्तों कर्मनाशा नदी।
इन दोनों नदियों का जहां संगम है, जहां ये नदियां मिलती हैं, उस जगह पर यह युद्ध होता है हुमायूं और शेर खान के बीच में। और शेर खान जो था वह दूरगामी सोच रखने वाला व्यक्ति था, वह आगे की सोचता था ज्यादा। तो शेर खान ने क्या किया कि चौसा के मैदान में जब शेर खान पहुंचता है तो शेर खान अपनी सेना को लेके उस स्थान पे खड़ा होता है, अपना मोर्चा वहां पे संभालता है जो स्थान ऊंचा था। दूसरा, जब ऊंचे स्थान पे पहले से शेर खान पहुंच गया तो नीचा जो स्थान प्राप्त होता है वो किसको प्राप्त होता है? हुमायूं को नीचा स्थान प्राप्त होता है। लेकिन शेर खान इंतजार करता है किसका? बारिश शुरू होने का। क्यों? क्योंकि जब बारिश शुरू होगी तो गंगा नदी में भी पानी बढ़ेगा, और पानी बढ़ेगा कर्मनाशा नदी में। हालांकि ये गंगा नदी का पानी वहां तक ज्यादा पहुंचा था। बारिश शुरू होती है, बारिश का मौसम आता है, गंगा नदी में पानी बढ़ता है। पानी बढ़ने के साथ हुमायूं की सेना जो नीचे स्थान पे थी वहां पे पानी भरने लग जाता है। यह बताया जाता है कि हुमायूं की सेना के पास बड़े बड़े धनुष थे जिनको जमीन पर रख के चलाया जाता था। अब जब सेना के नीचे ही पानी पहुंच गया तो उन धनुषों को जमीन पर रख के कैसे चलाया जाए, यह समस्या खड़ी हो गई, समस्या पैदा हो गई हुमायूं की सेना के सामने। अब जब हुमायूं ने अपने आप को असहज महसूस किया कि हम इस युद्ध को लड़ने में ज्यादा सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हुमायूं ने वहां से हटने का प्लान बनाया कि इस युद्ध से पीछे हटा जाए। और जब हुमायूं ने हटने का प्लान बनाया तो उस पर फिर आक्रमण करता है कौन? शेर खान। और शेर खान जब आक्रमण करता है तो हुमायूं उस युद्ध को क्या करता है? हार जाता है। तो हुमायूं उस युद्ध को क्या करता है? हार जाता है। यानी हुमायूं डिफीटेड शेर खान, शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। ये देख लीजिए थोड़ा, शेर खान defeated Humayun in the battle of चौसा। यानी चौसा के युद्ध में शेर खान ने क्या किया? हुमायूं को हरा दिया। अब शेर खान ने हुमायूं को हराने के बाद आप ये भी देखें थोड़ा, होता क्या यहां पे कि जब शेर खान हार जाता है, हुमायूं हार जाता है, तो शेर खान यहां पे एक टाइटल अडॉप्ट करता है। शेर खान एक उपाधि धारण करता है, और वह उपाधि किसकी थी? शेरशाह। ठीक है, यानी चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने उपाधि धारण की किसकी? शेरशाह की। ठीक है, शेरशाह की उपाधि धारण की, और इसका पहले नाम क्या था? शेर खान इसका पहले नाम था। इससे पहले वाला जो वीडियो है मैं उसमें बता चुका हूं कि इसको शेर खान क्यों कहा जाता था। ठीक है, दूसरा, हुमायूं जब इस युद्ध को हार जाता है तो हारने के बाद क्या होता है कि हुमायूं गंगा नदी के किनारे तो युद्ध लड़ ही रहा था, तो हुमायूं गंगा नदी को क्या करता है? पार करता है। गंगा नदी को पार करते समय हुमायूं का यह बताया जाता है कि हुमायूं जो था वह बेहोश अवस्था में था, हुमायूं को होश नहीं था। या कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि हुमायूं गंगा नदी को जब पार कर रहा था तो हुमायूं डूब रहा था। उसी समय जब हुमायूं गंगा नदी को पार कर रहा था तो उसी समय गंगा नदी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था भिस्ती। निजाम भिस्ती से बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसे? निजाम भिस्ती। निजाम भिस्ती इस गंगा नदी में नाव चला रहा था, और नाव चला रहा था तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो उसने कि मैं इसकी मदद करूं। तो निजाम भिस्ती ने क्या किया कि उस व्यक्ति को देखा और देख के अपनी उसे नाव में बिठा लिया। बिठाने के बाद जब उसने गंगा नदी को पार किया तो दूसरी तरफ ले जाके जब छोड़ा तो हुमायूं को यह बताया जाता कि उस समय तक होश आ चुका था। निजाम भिस्ती ने यह कहा कि आप कौन हैं, कैसे हैं, और कैसे इस गंगा नदी में डूब रहे थे? तो हुमायूं ने जवाब दिया कि मैं भारत का राजा हूं और मैं हुमायूं हूं। तो भिस्ती कहता है कि तू भारत का राजा और इस गंगा नदी में कैसे डूब रहा है रे, कैसे हो सकता है ऐसा? तो उसने बताया ऐसे ऐसे युद्ध हुआ है हमारे और शेर खान के बीच में, मैं इस युद्ध को हार गया हूं और मैं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी को पार कर रहा था तो मैं डूब गया।
अपने आप को गर्व अपने आप पे महसूस होता है भिस्ती को कि भारत का राजा आज मेरी नाव में बैठ के इस गंगा नदी को पार कर रहा है। वो भी बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है। आगे, अब जब हुमायूं की जान इस भिस्ती ने बचा दी तो हुमायूं ने भी इससे वायदा किया कि मैं आगे भविष्य में जब कभी भी भारत का राजा बनूंगा तो मैं तुझे एक दिन के लिए भारत का राजा बनाऊंगा। कितने दिन के लिए भारत का राजा बनाऊंगा? एक दिन के लिए मैं तुझे भारत का राजा बनाऊंगा। इस भिस्ती से वायदा करता है कितने दिन के लिए राजा बनाएगा? एक दिन के लिए मैं तुझे भारत का राजा बनाऊंगा। ये वायदा करके जाता है कौन? हुमायूं। दूसरा, हुमायूं अपने भाइयों के पास जाता है, मदद मांगता है कि मेरी मदद कीजिए कि मैं शेर खान को युद्ध करके उसको हरा सकूं और मैं फिर से भारत का शासन प्राप्त कर सकूं। लेकिन कोई भी उसका भाई उसकी मदद नहीं करता है, कामरान और अस्करी। कामरान तो मदद करना चाहता ही नहीं था क्योंकि कामरान चाहता था कि दिल्ली मुझे मिले और आगरा मुझे मिले। तो हुमायूं की कोई भी ज्यादा मदद नहीं हुई। दूसरा, 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम, 1540 में एक और युद्ध होता है जिसे बोला जाता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम कन्नौज में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। बिलग्राम का युद्ध, यह किस किस के बीच में होता है दोस्तों? फिर से वही व्यक्ति सामने खड़ा है, किसके? हुमायूं के। हुमायूं के सामने खड़ा है तो यह युद्ध होगा शेरशाह, ठीक है? क्योंकि शेरशाह जो था, शेर खान जो था, वह उपाधि लेके बन चुका था यहां तक क्या? शेरशाह। तो किसके बीच में होता है? शेरशाह के बीच में। और दूसरा जो है वह कौन है? हुमायूं। फिर इस युद्ध में वही ऊंचे स्थान पे सेना शेरशाह की, नीचे स्थान पे सेना हुमायूं की। पानी बढ़ा, हुमायूं की सेना के नीचे पानी आया और हुमायूं पे आक्रमण किया शेरशाह ने, और इस युद्ध को क्या करता है? हुमायूं हार जाता है। तो इस युद्ध में फिर हुमायूं की क्या होती है? हार होती है। अब हुमायूं की 2 बार हार हो चुकी है और हुमायूं पूरी तरह से अब क्या हो चुका? उसके पास अपनी ज्यादा सेना भी नहीं है और हुमायूं टूट चुका है। तो हुमायूं अपने भाइयों के पास जाता है, अस्करी के पास जाता है और कामरान के पास जाता है। तो अस्करी और कामरान दोनों ने हुमायूं की मदद करने से मना कर दिया कि हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुमायूं का एक और भाई था जिसका नाम था हिंदाल। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। हुमायूं का एक और भाई था जिसका नाम था हिंदाल। देखिए कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है यहां से। हिंदाल के पास हुमायूं मदद के लिए जाता है और हिंदाल ने उसको मदद करने से मना नहीं किया, उसे शरण दी कि मेरे यहां पे रहे, खा पी और मजे कर, आगे का आगे देखा जाएगा कि शेरशाह से कैसे निपटा जाएगा। तो हुमायूं वहां पे रहने लग जाता है हिंदाल के यहां पे। लेकिन हुमायूं क्या था? हुमायूं ऐसा व्यक्ति था कि हुमायूं अपने लिए जब तक कोई समस्या पैदा न कर ले, हुमायूं तब तक चैन से नहीं बैठेगा। तो हुमायूं ने यहां पे एक और समस्या अपने लिए पैदा कर ली। क्या समस्या पैदा की है वो भी आप लोग देखें कि हुमायूं जब यहां पे हिंदाल के यहां पे रह रहा है तो हिंदाल के एक गुरु थे और गुरु का नाम था मीर अली अकबर। गुरु का नाम क्या था? मीर अली अकबर। मीर अली अकबर की पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था इसका? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से प्यार कर बैठता है हुमायूं।
मदद के लिए आया है हिंदाल के पास, समझ रहे हैं? हिंदाल का गुरु मीर अली अकबर उसकी पुत्री हमीदा बानो बेगम, और हमीदा बानो बेगम से क्या कर लिया? प्यार कर लिया, विवाह कर लिया। ये कब के, ये सारा घटनाक्रम किसके बाद हो रहा है? 1540 1540 में, जब युद्ध हार गया है किसका? बिलग्राम का, कन्नौज वाला। इसके बाद 1541 1541 में हुमायूं मैरिड टू हमीदा बानो बेगम। 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। समझ रहे हैं? हमीदा बानो बेगम से क्या किया? विवाह किया। अब जब हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया तो हिंदाल जो था वह नाराज हो जाता है किससे? हुमायूं से, और उससे यह कहता है कि निकल जा मेरे घर से, तेरी यहां कोई जरूरत नहीं है, तुझे मैंने शरण दी, मैंने अपने घर में रखा, तूने मेरे साथ ही धोखा किया, तेरे साथ जो शेरशाह कर रहा है वो सही कर रहा है। घर से निकाल दिया किसे? हुमायूं को। अब हुमायूं को जब घर से निकाल दिया तो हुमायूं के सामने एक बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई। समस्या क्या पैदा हो गई कि हुमायूं का नया तो शादी हुई है, दूसरा हुमायूं के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, तीसरा हुमायूं के साथ एक और समस्या है कि हुमायूं फिर से भारत का राज्य वापस चाहता है। हुमायूं करे तो करे क्या? हुमायूं के दिमाग में अचानक एक प्लान आता है, और प्लान क्या आता है? हुमायूं ईरान जाना चाहता था। हुमायूं ने कहा कि अब वो व्यवस्था कहीं बनेगी नहीं, और व्यवस्था जो बन सकती है वो कहां पे बन सकती है? ईरान। क्योंकि ईरान में जो रूलर हुआ करता था, शासक, उसका नाम था दोस्तों शाह तहमास्प। क्या नाम था उसका? शाह तहमास्प। शाह तहमास्प के यहां जाना चाहता था। अब शाह तहमास्प के पास ईरान जाए, नई शादी हुई है, पत्नी को कहां छोड़ के जाए? ये बड़ी विकट समस्या थी। तो हुमायूं क्या करता है कि हुमायूं ने अमरकोट, कहां पे? अमरकोट। अमरकोट कहां पे पड़ता है? पंजाब में, जो इस समय कहां पे है? पाकिस्तान में। अमरकोट में एक रूलर हुआ करते थे, शासक, जिनका नाम था वीरसाल। जिनका नाम क्या था? वीरसाल। तो वीरसाल के यहां पे हमीदा बानो बेगम को क्या करता है? छोड़ देता है। यानी हमीदा बानो बेगम को किसके यहां पे छोड़ दिया? राणा वीरसाल, जिनका पूरा नाम क्या था? राणा वीरसाल के यहां पे हमीदा बानो बेगम को ये छोड़ के निकल जाता है। कहां पे? ईरान के लिए। आगे चल के 15 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आगे चल के हुआ है अकबर। जिसका नाम आगे चल के क्या हुआ? अकबर। यानी 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 को 1541 में, यहां पे याद रख लीजिए ये 1541, 1541 को छोड़ के चला जाता है, और 1542 में राणा वीरसाल के यहां पे हमीदा बानो बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम क्या था? अकबर। ठीक है। अब हुमायूं जब जाता है तो ये पहुंचता है ईरान, शाह तहमास्प के पास। किसके पास पहुंचता है ये? शाह तहमास्प के पास। तहमास्प से कहता है कि मेरी मदद कीजिए,
तहमास्प ने कहा कि मदद तेरी एक ही कंडीशन पे हो सकती है, और कंडीशन उसने दो बता दी अपनी, यानी मैं मदद तेरी दो ही परिस्थितियों में कर सकता हूं। कौन कौन सी? पहला, एक तो भाई मुझे चाहिए क्या? काबुल। एक तो मुझे चाहिए क्या? काबुल। दूसरा, उसने कहा हुमायूं से कि हुमायूं तू सिया मत को अपनाएगा। मुस्लिमों में एक होते हैं सिया और दूसरे होते हैं सुन्नी। एक सिया, दूसरे सुन्नी। तो हुमायूं जो था वो सुन्नी था और शाह तहमास्प जो था वो सिया था। सुन्नी ज्यादा कट्टर होते हैं और सिया जो होते हैं वो थोड़े उदार होते हैं, लिबरल। तो उसने कहा कि एक तो काबुल मुझे चाहिए, हुमायूं ने कहा ठीक है मिल जाएगी। दूसरा, सिया धर्म मत को अपनाएगा तू? उसने कहा कि मैं अपना लूंगा, कौन सी दिक्कत है, फिर ही मैं तेरी मदद कर सकता हूं। यानी इन दोनों मेरी अगर बातों को मानेगा तभी शाह तहमास्प मदद करेगा किसकी? हुमायूं की। कोई दिक्कत नहीं है, हुमायूं की मदद करेगा। तो होता क्या है फिर आगे चल के? ये दोनों बात मान लेता है हुमायूं शाह तहमास्प की, और शाह तहमास्प से अपनी सेना दे देता है। और उसके बाद फिर आगे चल के 1555 में 1555 में हुमायूं अटैक करता है किस पे? कामरान पे आक्रमण करता है। किस पे आक्रमण करता है? कामरान। से पहले एक और चीज आप लोग समझ लें कि हुमायूं जब काबुल के ईरान के लिए निकल रहा था, शाह तहमास्प के पास के लिए जाने के लिए निकल रहा था, तो कामरान ने आक्रमण किया हुमायूं पे। हुमायूं को मारने की कोशिश की गई, लेकिन हुमायूं वहां से बच के निकल जाता है। और जब हुमायूं बच के निकल जाता है तो फिर कामरान को एक और बात पता चलती है कि हुमायूं के एक पुत्र हुआ है, हुमायूं के एक पुत्र हुआ है। और तब तक कामरान कुछ समय बाद ये प्रयास करता है, तो जो अकबर की आयु के जितने भी बच्चे थे उस क्षेत्र में, क्योंकि कामरान को पता चल चुका था कि हुमायूं का एक पुत्र हुआ है, तो कामरान ने क्या किया कि अकबर की आयु के जितने भी बच्चे उस क्षेत्र में थे जहां अकबर का जन्म हुआ है, वहां के सभी बच्चे उसने उठवा लिए और सभी को तोपों के सामने खड़ा करवा दिया कि इन सभी बच्चों को मरवा देंगे तो हो सकता है कि इन्हीं में कोई अकबर होगा, तो अकबर भी मारा जाएगा और हुमायूं के कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो मैं आगे चल के दिल्ली और आगरा पे शासन करूंगा। लेकिन होता क्या है, उसी समय जब तोपें लगाई गई बच्चों के सामने, तो उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था बैरम खां, जो आगे चल के अकबर का संरक्षक बनेगा। ये हुमायूं की सेना में था। तो बैरम खां ने अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धिमता से जैसे भी अकबर को वहां से बचा लिया और अकबर बच जाता है, वरना वहां पे अकबर मारा जाता तो हुमायूं का कोई अच्छा उत्तराधिकारी नहीं मिल पाता। तो ऐसे करके कामरान की कोशिश यही थी कि कैसे भी करके दिल्ली को पाया जाए। हुमायूं पे भी आक्रमण किया, हुमायूं बच गया। अकबर को भी मारने का प्रयास किया गया, अकबर भी बच गया। आगे क्या होता है? 1555 में जब हुमायूं वापस होता है ईरान से सेना लेके, तो इसने कामरान पे आक्रमण किया। कामरान पे आक्रमण किया या ऐसे बोल सकते हो काबुल पे आक्रमण किया, क्योंकि कामरान जो था वो कहां पे था? काबुल पे था। और कामरान को इसने क्या किया? मार दिया। क्या किया? मार दिया। और काबुल जो आ जाता है वो किसके पास आ जाता है? किसके कब्जे में आ जाता है? हुमायूं के। क्लियर? समझ पा रहे हैं? दूसरा, अब यहां तक हम इतना घटनाक्रम पढ़ के आए, ठीक है, हमने अकबर का जन्म भी पढ़ा। दूसरा, हमने यहां पे ये दो युद्ध पढ़े, अभी युद्ध नहीं आया ना, हमने यहां पे ये दो युद्ध पढ़े, एक पढ़ा 1540 में और एक पढ़ा 1539 में। एक चौसा का युद्ध, दूसरा बेलग्राम का युद्ध। यानी इस बीच में अब क्या हुआ? दोनों युद्ध जीत कौन रहा है? शेरशाह। कौन जीत रहा है? शेरशाह। तो जब हुमायूं ईरान रहा है, कहां पे रहा है? ईरान में रहा है, तो उसी बीच भारत में फिर किसका शासन रहा है? वो भी आप लोग याद रख लें। तो भारत में एक नई डायनेस्टी आ जाती है, एक नया वंश आ जाता है, जिसे बोला जाएगा सूरी वंश। जिसे क्या नाम दिया जाएगा? सूरी वंश।
अब ये सूरी वंश कब से कब तक रहा है, ये भी आप लोग याद रख लें। ये 1542 1555 यानी 1540 से लेके 1555 तक। क्यों? क्योंकि 1540 में हार के कहां पे जा रहा है, ईरान जा रहा है। उसके बाद में ईरान के शाह तहमास से सेना लेके वापस आ रहा है, तो 1555 में काबुल में कामरान को हरा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सूरी डायनेस्टी जो रही है, सूरी वंश जो रहा है, ये एक शेरशाह सूरी जो था वो क्या था, एक अफगानी था। ये भी याद रख लें आप लोग। ठीक है, क्योंकि मुगल एम्पायर के बीच में ये एक ही अफगानी रहा है। क्लियर? तो इस बीच किसका शासक रहा है, सूरी डायनेस्टी रही है। कौन रही है, सूरी। आप लोग यहां पे एक चीज और देख लें कि सूरी डायनेस्टी में कौन कौन रूलर हुआ है। तो पहला शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। दोस्तों शेरशाह जो था एक बहुत ही सख्त शासक था। इसके बारे में यह बताया जाता है कि शेरशाह ने इतनी मजबूती से, सख्ताई से शासन किया था कि शेरशाह के जमाने में चोरी और डकैती तो बिल्कुल बंद हो गई थी। ठीक है, इतना सख्त शासक था कौन, शेरशाह। दूसरा, शेरशाह के बारे में आप एक बात और जान लें कि शेरशाह को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, शेरशाह को बोला जाता है कि शेरशाह जनक है, फादर है किसका, जीटी रोड का। ठीक है, जीटी रोड का जो जनक बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, शेरशाह को बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, शेरशाह ने जो इस जीटी रोड को बनवाया था, इस सड़क को बनवाया था, वो कैसी थी, यही कच्ची सड़क थी। ठीक है। अब इसको पक्की सड़क किसने बनवाया था वो भी आप याद रखें। इसको पक्की सड़क बनाने वाला जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसका नाम था ऑकलैंड। जिसका नाम क्या था, ऑकलैंड। ऑकलैंड ने इसे क्या किया था, एक पक्का रोड बनवाया था। और इसको कच्चा रोड किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था ऑकलैंड ने। कच्चा रोड किसने बनवाया था, शेरशाह ने। और पक्का रोड किसने बनवाया था, ऑकलैंड ने। ठीक है। आगे दूसरा, एक हो गया कौन, शेरशाह। इसमें दूसरा रूलर हुआ था इस्लाम शाह। और इसमें तीसरा रूलर हुआ था आदिल शाह। दोस्तों आदिल शाह की चर्चा हम आगे फिर अभी एक बार करेंगे, ये आप लोग याद रखें इसे थोड़ा, आदिल शाह को। थर्ड जो रूलर हुआ था जिसका नाम क्या था, सिकंदर शाह। जिसका नाम क्या था, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह क्या था, लास्ट रूलर था, अंतिम शासक था। ठीक है। तो याद रख लीजिए आप, शेरशाह, इस्लाम शाह, आदिल शाह और सिकंदर शाह, यही सूरी वंश में रूलर हुए हैं, यही शासक हुए हैं। ठीक है। और ये कब तक रहा है, 1540 से लेके और 1555 तक ये चारों के चारों सिमट गए। यह चारों के चारों सिमट गए 1540 के और 1555 के बीच में। आगे यहां तक हमने क्या पढ़ लिया कि कामरान पे आक्रमण किया और कामरान को मार दिया। और मारने के बाद काबुल इसने किसे दे दिया, शाह तहमास को। ठीक है। आगे आगे देखिए 1555, 1555 में हुमायूं जब वापस आता है तो हुमायूं एक और युद्ध लड़ता है, और वो कौन सा है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा या मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये किस किस के बीच में होता है, सिकंदर शाह और हुमायूं। किसके बीच में होता है, हुमायूं के बीच में।
और हुमायूं यहां से फिर अपने भारत का शासन बनने की शुरुआत कर देता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है। हुमायूं डिफीटेड सिकंदर शाह इन दिस बैटल। आगे फिर ये सिकंदर शाह वहां से भाग जाता है और भागने के बाद फिर अपने आप को मजबूत करने लगता है। तो फिर इसने दोबारा 1555 में फिर हराया है। और वो कौन सा युद्ध होता है? बैटल ऑफ सरहिंद। कौन सा युद्ध होता है? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध दोस्तों कब होता है? ये 1555 में, 1555 में। ये किसके बीच में होता है? वही सिकंदर शाह, ठीक है, और हुमायूं। और इस युद्ध में जीत जाता है कौन? हुमायूं। कौन जीत जाता है? हुमायूं। और हुमायूं भारत का फिर से क्या बन जाता है? रूलर बन जाता है, शासक बन जाता है, ठीक है। तो जब हमने हुमायूं को शुरू किया था तो हुमायूं को हमने टाइम पीरियड जो बताया था वो 2 बार बताया था। कितनी बार बताया था आपको? 2 बार बताया था, क्योंकि 1530 टू 1540, 1530 से लेके 1540 तक। और दूसरा कितने तक बताया था? 1555 से लेके 1556 तक। ठीक है। अब 1555 में सिकंदर शाह को हराने के बाद हुमायूं फिर से भारत का क्या बन जाता है? रूलर बन जाता है, शासक बन जाता है। बनने के बाद 1555 में हुमायूं ने क्या किया? याद करें वो घटना। कौन सी घटना? हुमायूं की जिसने जिंदगी बचाई थी। हुमायूं की जिसने जिंदगी बचाई थी वो व्यक्ति कौन था? तो याद रखें, हुमायूं एंथ्रोन्ड भिस्ती फॉर वनडे। यानी हुमायूं ने निजाम भिस्ती को एक दिन के लिए शासक बनाया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों निजाम भिस्ती को आप लोग क्या समझते? निजाम भिस्ती जो था वो नायक का अनिल कपूर था, क्योंकि नायक में अनिल कपूर को एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था, तो उसी ने एक दिन में ही खेल कर दिया था। यही काम किसने किया? निजाम भिस्ती ने। तो निजाम भिस्ती ने क्या किया ये भी आप लोग देख लें। निजाम भिस्ती ने क्या किया ये भी आप लोग देख लें। तो देखिए, भिस्ती minted लेदर कॉइन्स। ठीक है। भिस्ती ने चमड़े के सिक्के जारी किए। एक दिन के लिए शासक बनाया गया और एक दिन में ही चमड़े के सिक्के जारी कर दिए। किसने? निजाम भिस्ती ने। किसने जारी किए हैं? निजाम भिस्ती ने। ठीक है। हुमायूं ने अपना वायदा पूरा किया और उसने एक दिन में सिक्के जारी कर दिए। दूसरा, ये सिक्के एक ही दिन चल पाए थे। और आप लोग ये भी याद रखें कि भारतीय इतिहास में भारत में दो ही बार चमड़े के सिक्के चलाए गए हैं।
एक बार इस भिस्ती ने चलाए हैं, दूसरी बार इससे पहले एक और व्यक्ति सिक्के चला चुका है, और उस व्यक्ति का नाम आप लोग याद रख लें। जो सिक्के चलाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पढ़ देंगे इसको, एमबीटी। एमबीटी ने भी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चमड़े के सिक्के चलाए थे, और उसके बाद चमड़े के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति कौन है? निजाम भिस्ती। हालांकि दूसरे दिन हुमायूं ने क्या किया? विमुद्रीकरण कर दिया। उन सिक्कों को क्या किया? वो वापस ले लिया। ये कहा कि जो सोने की मुद्रा जो व्यक्ति लेना चाहता है वो चमड़े के सिक्के वापस दे दे, सोने की मुद्रा ले ले। तो लोगों ने सोने की मुद्रा में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और वो उसका विमुद्रीकरण हो गया, तो वो चमड़े के सिक्के उस समय प्रचलन में ज्यादा नहीं रह पाए। ठीक है, तो ये तो था जो भिस्ती से वायदा किया था कि मैं तुमको एक दिन के लिए शासक बनाऊंगा, वो हुमायूं बना चुका था। वह हुमायूं बना चुका था। आगे क्या होता है, आगे देखें आप लोग। हमने यहां तक ये कंप्लीट कर लिया। कहां तक कर लिया? एक बार पीछे देख लीजिए कि हुमायूं ने 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को क्या किया? हरा दिया। इसके बाद 1556 हुमायूं डाइड falling from the stairs of लाइब्रेरी। यानी हुमायूं 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। दूसरा, ये पुस्तकालय था कौन सा? हुमायूं ने एक पुस्तकालय बनवाया था जिसका नाम था शेर ए मंडल। ये इसी का नाम था पुस्तकालय का, शेर ए मंडल। ये बताया जाता है कि इसी पुस्तकालय की जो 5th फ्लोर था, 5वीं मंजिल थी, उससे हुमायूं उतर रहा था, पैर स्लिप हो गया, हुमायूं गिर गया और नीचे आते आते हुमायूं मर गया। एक इतिहासकार है जिसका नाम है लेनपूल। लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते आया और लुढ़कते लुढ़कते चला गया। ठीक है, क्योंकि हुमायूं की जिंदगी में लुढ़कना ही रहा। पैदा हुआ तो लुढ़कते लुढ़कते जमीन पे आया, राजा बना तो युद्ध को हारा तो लुढ़क भागा, गिरते पड़ते भागा तो वहां पे गया, ईरान गया, वहां से फिर संघर्ष किया, फिर भारत का राजा बना तो लुढ़क के गिर गया और फिर मर गया। तो हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते आया और लुढ़कते लुढ़कते चला गया। ये किसने कहा है? लेनपूल ने। ठीक है, अब जब हुमायूं मर जाता है तो मरने के बाद हुमायूं के मरने की खबर बहुत दिन तक छुपा कर रखी गई, क्योंकि उस समय अकबर अभी छोटा था। खतरा यह भी था कि जो आसपास वाले राज्यों में जो राजा हैं, हो सकता है कि वह आगरा पे आक्रमण कर दें, दिल्ली पे आक्रमण कर दें, तो अकबर अभी उनका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुल्ला बेकसी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुल्ला बेकसी। मुल्ला बेकसी की जो शक्ल थी वो हुमायूं से मिलती थी। तो मुल्ला बेकसी को एक राजा के कपड़े पहनाए गए और पहनाने के बाद किले की छत पे बैठा दिया गया झरोखा दर्शन के लिए। यानी लोग वहां से आए और देखते रहें कि अभी राजा
बैठा हुआ, यानी किसी को यह महसूस न हो पाए कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, इसलिए मुल्ला बेकसी को एक राजा के रूप में कपड़ा पहना के बैठा दिया गया। हालांकि जब आग लगती है तो धुआं होता है, हुमायूं मरा तो बात फैली, और जब बात फैली तो बात कैसी फैली वो भी आप लोग समझ लें। अब समझना कहां से है ये समझें। हमने यहां पे ये पढ़ा है आदिल शाह। इसी आदिल शाह की आर्मी में, सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेमू। इसी आदिल शाह की आर्मी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेमू, और किसी किताब में इसका नाम हेमचंद्र भी मिलता है। हेमू रेवाड़ी के बाजार में नमक और तेल बेचता था। फिर ये आदिल शाह की सेना में भर्ती हो जाता है, आदिल शाह से बगावत करता है, विद्रोह करता है, और अपने आप को ये कहता है कि मैं एक स्वतंत्र राजा हूं। इसको पता चल गया था कि हुमायूं मर चुका है, अकबर अभी छोटा है, तो इसने क्या किया कि दिल्ली पे आक्रमण किया, और दिल्ली पे आक्रमण करने के साथ इसने दिल्ली पे आक्रमण किया, और दिल्ली पे आक्रमण करने के साथ दिल्ली पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यानी यह दिल्ली का क्या बन गया, रूलर बन गया, शासक बन गया। तो एक चीज आप यहां से याद रखें कि हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली। ये ज्यादा दिन शासक नहीं रहा था, ये बताया जाता है कि 17 से 18 दिन, मात्र 17 से 18 दिन शासक रहा था दिल्ली का। कौन? हेमू। ठीक है, और यह इसके बाद में फिर से अकबर और इस हेमू के बीच में युद्ध होता है। कौन सा? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच में हो रहा है दोस्तों? अकबर और हेमू। हालांकि यह बताया जाता है कि इस युद्ध में अकबर लड़ने नहीं गया था, अकबर की तरफ से कौन गया था? उसका सेनापति था या पैट्रॉन था, संरक्षक था, जिसका नाम था बैरम खां। हालांकि बैरम खां भी अकबर का ही सेनापति था, तो आप ये भी यही भी लिखा जा सकता है कि यह अकबर ने इस युद्ध को जीता, और जीतेगा अकबर ही, क्योंकि अकबर का सेनापति कौन है? बैरम खां। तो पेपर में आपको जिस हिसाब से पूछा जाए आप उस हिसाब से आपको देख लेना है। तो अकबर ने क्या किया कि अकबर ने हेमू को क्या किया? हरा दिया। अकबर डिफीटेड हेमू इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को क्या किया गया? हरा दिया गया। हेमू की आप ये भी एक दो चीज और याद रख लें जो कि पूछे जाने की संभावना रहेगी। हेमू को जो बोला जाता है, हेमू के पास टाइटल है, वो किसका था? उपाधि। हेमू के पास उपाधि थी विक्रमादित्य की। क्या बोला जाता है इसे? विक्रमादित्य बोला जाता है। भारत में कुल कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 14। कितने हुए हैं? 14। तो हेमू जो था वो कौन सा विक्रमादित्य था? 14th विक्रमादित्य ऑफ इंडिया। यह भारत का 14वां विक्रमादित्य था। कौन सा? 14वां विक्रमादित्य था। ठीक है, विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? सूर्यपुत्र के नाम, सूर्यपुत्र। विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? सूर्यपुत्र। और विक्रमादित्य जो राजा था
वैसे एक्चुअल में वास्तव में राजा कहाँ का था? ये उज्जैन का एक राजा था। कहाँ का राजा था? उज्जैन का। और इसी विक्रमादित्य ने उज्जैन में निर्माण करवाया था महाकाल के मंदिर का। जिसका निर्माण करवाया था? महाकाल के मंदिर का। ठीक है, और ये कहाँ पे है? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उज्जैन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात आप समझ लें। उज्जैन में ये बताया जाता है, और आज भी है ये प्रथा, कि जब भी कोई नेता है या नेता यानी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री उज्जैन में जब ये जाते हैं तो उज्जैन में ये रात में रुकते नहीं हैं। उज्जैन के बराबर वाले किसी जिले में जाके ये रात में रुकते हैं, उज्जैन में रात में नहीं रुकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ये बताया जाता है कि उज्जैन का जो सिर्फ एक ही राजा है, और वो राजा कौन है? महाकाल। कौन है? महाकाल। तो कोई भी नेता हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे कोई भी हो, वो उज्जैन में रात में नहीं रुकते हैं। वो ये कहते हैं कि हम राजा, कोई भी अन्य राजा यहाँ पे नहीं रुक सकता, यहाँ का सिर्फ एक ही राजा है, और वो कौन है? महाकाल। ठीक है, आगे आगे क्या होता है कि अकबर जो है फिर आगे क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। अकबर आगे रूलर बन जाता है, शासक बन जाता है। ठीक है, दूसरा, टॉम्ब ऑफ हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहां पे है? निजामुद्दीन। कहां पे है दोस्तों? निजामुद्दीन में, यानी दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहां पे है? निजामुद्दीन, दिल्ली में। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपके समझ में आई होगी कि हुमायूं ने कैसे शासन किया, कितने युद्ध लड़े, हुमायूं कैसे मरा। ठीक है, हुमायूं के बारे में जो ज्यादातर फैक्ट थे वो मैं इससे पहली क्लास में डिस्कस कर चुका था कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी। हुमायूं अफीम का नशा करता था, हुमायूं एडिक्ट था अफीम का। ठीक है, ऐसे जितने भी तथ्य थे, और सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। क्यों? क्योंकि वह ज्योतिष में विश्वास रखता था। तो ये तथ्य मैंने आपके सारे डिस्कस किए थे। क्या किए थे? ये तथ्य मैंने आपके सारे डिस्कस किए थे। तो हुमायूं आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हुमायूं आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हिस्ट्री में, वो क्या रहेगा? अकबर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दूसरा, चैनल को यार थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो थोड़ा दायित्व आपका भी बनता है कि थोड़ी बहुत मदद हमारी भी करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।